बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हम अपने फर्स्ट 50% के कोर्स को जो है वो तकरीबन एंड पर ले जा चुके हैं। 6 चैप्टर जो है वो हमने 6.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर लिया हुआ है और 6 चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैंने वेटेज भी आपको बताई हुई है। तो 6.4 एक्सरसाइज जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट स्टार्ट की थी, तो 6.4 एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं मैं उसको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करता हूँ और फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 है मैथ फर्स्ट ईयर और ये लेक्चर नंबर हमारा 71 है। नोट में मैंने लिखा है जो फार्मूलाज हम 6.4 एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ nth टर्म का जो 6.2 से हमने लेके चल रहे हैं इस फार्मूले को। nth टर्म फाइंड करने के लिए होता है फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होती है, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है a+b/2 मीन फाइंड करने के लिए। और 3 और 4 फार्मूले सीक्वेंस को जब हम सीरीज़ में शिफ्ट कर लेते हैं और उस सीरीज़ को जब हमने सम करना होता है तो उसका टोटल आंसर कितना बनता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये 2 फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ये उस वक्त यूज़ होता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम होती है। ये उस वक्त यूज़ होता है जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होता है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इन 4 फार्मूलाज की मदद से स्टूडेंट हमारी 6.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट किया था और लास्ट 2 पार्ट 6 और 7 ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं आपको इनमें से एक पार्ट मैं करवाऊँगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये मैंने एक ऑलरेडी पहले सॉल्व कर लिया है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 है। वी हैव अ सीरीज़, अरिथमेटिक सीरीज़। फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म दी हुई है। सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट? अगर इनमें 2 टर्म्स के दरमियान में प्लस साइन आ रहे हैं तो ये सीरीज़ है, अगर कॉमा आ जाएगा तो ये सीक्वेंस बन जाएगी। सीरीज़ जब बनेगी तो उसका सम डिमांड किया जा सकता है, आप इसको सारी टर्म्स को प्लस करके इसका फाइनल आंसर बताएं। अब हमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ है, इसकी टर्म्स को सम करें अप टू n टर्म्स, यानी इसकी n टर्म्स को ऐड करना है। n टर्म्स का मतलब जैसे 10 टर्म्स ऐड करें, 20 टर्म्स ऐड करें, 50 टर्म्स ऐड करें, तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनकी तादाद n है। n कोई भी नंबर हो सकता है, ये जर्नल फार्मूला टाइप बन जाएगा। तो इस सीरीज से हमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट मिल रही है? फर्स्ट टर्म इज़ 1/1 - स्क्वायर रूट ऑफ x। डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस प्रिंसिपल पे हम जो है वो डी फाइंड करते हैं। तो हमने ये लिखा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना है। टोटल कितनी टर्म्स को सम करना है? वो n ही है, तो n = n ही होगा। डिफरेंस को थोड़ा सा आपने अरेंज करना है फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी इजी फॉर्मेट में आ जाए। इस बात का कैसे पता चलता है कि आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ऐसे करना है? तो ये बाय प्रैक्टिस आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह करें तो न्यूमेरिकली कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो यही चीज़ है मैथमेटिक्स में कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है कि इस क्वेश्चन को हम ईजी वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 1/1 - x है, इसको 1/1 - स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 + स्क्वायर, यानी a - b a + b। इस पे आप वो a² - b² का फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे, सो दिस इज a - b इंटू a + b। तो ये फार्मूला हमने इसमें बना लिया। अगर आप इसको a² - b² लिखें तो ये 1 - x ही बन जाएगा। तो 1 - x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखने से हमारा एलसीएम इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म में से ये टर्म एलसीएम आ गई, ये टर्म यहाँ पे एज इट इज़ कैंसिल होके ऊपर 1 आ गया और 1 माइनस वाली टर्म कैंसिल होके प्लस वाली ऊपर आ जाएगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे -1 और -स्क्वायर रूट ऑफ x। 1 से कैंसिल हो गया, -स्क्वायर रूट ऑफ x और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दें। ये d की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन डिफरेंस इज दिस एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n। ये वैल्यू लेके आपने अब इनको सम करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अगर आप डिमांड पढ़ें बुक सामने रख के तो वो है सम द सीरीज, कि आपने सीरीज को सम करना है। सो वी नो दैट अब इसमें हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म नहीं मालूम, इसलिए हमने 4th नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है सम कैलकुलेट करने के लिए। तो 4th नंबर वाला फॉर्मूला हमने लिखा
n की वैल्यू n ही है, 2 एज इट इज़, फर्स्ट टर्म की वैल्यू यूज़ कर ली, फर्स्ट टर्म की वैल्यू प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू यूज़ की, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर वैल्यू। वैसे 3 टर्म्स आ गई हैं, 1 2 3, तीनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम में यही वैल्यू सेम आ गई, 1 माइनस इससे कैंसिल होकर प्लस वाली टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, ये वाला 2 और ये वाला 1 मिलके 3 हो गया, और माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ x इसमें से कॉमन ले लिया ओवर 1 माइनस x, तो ये इसमें से और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता, तो लिहाजा यही हमारा सम का आंसर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ n। शाबाश, इसको नोट कर लें, देख लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6.4 एक्सरसाइज स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 10 to 11 क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस, और उसके बाद लास्ट 3-4 क्वेश्चंस हैं जो इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादातर आए हैं। तो फर्स्ट जो है वो 9-10 के करीब जो क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह 6.4 एक्सरसाइज में से आने चाहिए, उनकी अच्छी प्रैक्टिस आपने की हो, उनको आपने टेस्ट वगैरह के लिए तैयार ज़रूर करके आना है। नेक्स्ट स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में आ सकता है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, 2 पार्ट हैं, कोई एक कर लें, दोनों का न्यूमेरिकल वे जो है वो सेम है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज अमाउंट टू 65। कॉन्सेप्ट को समझना है आपने, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी पॉकेट में कितनी अमाउंट है, तो इसका मतलब है कि आप कुल पैसे कितने हैं आपके पास, आपके पास पॉकेट में कुल कितने पैसे हैं ये आपने बताना होगा इन शॉर्ट। अब ये कह रहे हैं कि ये सीरीज़ है, अरिथमेटिक सीरीज़ है, इस सीरीज की कितनी टर्म्स को प्लस किया है कि टोटल आंसर 65 बन गया। अमाउंट टू 65 का मतलब है कि कुल पैसे 65 बन गए, 65 रुपीज़ बन गए हैं, और ये सीरीज़ थी कितनी टर्म्स सीरीज़ की प्लस की कि उनका सम जो है वो 65 बन गया है, ये आप बताएंगे। तो इस सीरीज़ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फर्स्ट टर्म मिल रही है -7, डिफरेंस मिल रहा है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी -7 है, सो -5 + 7 2, ये डिफरेंस की वैल्यू आ गई। और n हमें फाइंड करना है जबकि SN 65 है। टोटल टर्म्स जो यानी टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल सम कितना है, वो जो यहाँ वैल्यू दी होगी वो 65 है, और n हमें फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स को ऐड किया है कि 65 आ गया। फर्स्ट टर्म भी पता चल गई है, डिफरेंस भी, SN आपको फाइंड करना है। तो ये चीज़ें आपकी इन 4 में से जिन फार्मूलाज में आती हैं वो यूज़ करेंगे। तो सम का फार्मूला है, 4th फार्मूला में A1 भी आता है, D भी आता है, SN भी आता है, और यहाँ से n हमें मिलेगा। वी नो दैट n is unknown, first term is -7, n is unknown, d is 2, so n by 2 -14 plus 2n minus 2, n by 2 -16 plus 2n, and Sn is 65। ओके स्टूडेंट, ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 130 इज इक्वल टू -16n इज -16n, और ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट +2n²।
So 2n square minus 16n minus 130 is equal to 0. 2 common, n square minus 8n minus 2 6 12 2 5 10, 2 से डिवाइड कर देंगे, n square minus 8n minus 65 is equal to 0. So you have a quadratic equation in n. आपके पास n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए वही प्रिंसिपल है, 5 1s are 5 और 5 3 15, तो 13 और 5 65 बना देते हैं। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 भी बन जाता है। तो मिड टर्म ब्रेक में माइनस 13n प्लस 5n माइनस 65 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, ये आपका रफ वर्क हो गया। n कॉमन, n माइनस 13 प्लस 5 कॉमन, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 कॉमन, n प्लस 5 is equal to 0. So n minus 13 is equal to 0, n plus 5 is equal to 0. n is equal to 13 and n is equal to minus 5. अब कॉमन सेंस है स्टूडेंट कि क्योंकि ये n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो नहीं हो सकती। सो दिस केस बी निगलेक्टेड, इसको आपने निगलेक्ट कर देना है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर होगा कि इस सीरीज की 13 टर्म्स को प्लस करें तो आंसर 65 बन जाता है। ये हमारा टारगेट होगा इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। सिमिलरली सेकंड पार्ट ऐसे ही होगा और वो मैं आपको होमवर्क में असाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी पैटर्न पे सेकंड पार्ट होगा, वो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको एक दफ़ा देख लें, नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट 9 तक तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते, सबको आपने प्रिपेयर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन सीरीज फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट सिमिलर इसी आइडिया से ही होगा। 3 + 5 - 7 + 9 + 11 -13 + 15 + 17 - 19 + so on up to 3n terms. Sum the series up to 3n terms. स्टूडेंट ये सीरीज है, आपने इसको प्लस करना है। 3n टर्म्स का मतलब है कि इसमें 3 टर्म्स का पैटर्न चल रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये ना प्लस माइनस, 2 टर्म प्लस फिर एक माइनस, फिर 2 प्लस फिर एक माइनस, तो ये पैटर्न चल रहा है। तो इसलिए 3n टर्म्स हैं। हमने जो ये फार्मूलाज 2 पढ़े हैं स्टूडेंट, वो है अरिथमेटिक सीरीज के सम करने के। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये अगर सीरीज इसी तरह लिखी रहे तो ये अरिथमेटिक है। तो अरिथमेटिक सीरीज चेक करने का मतलब होता है कि आपने डिफरेंस चेक करना है। सो 5 - 3 दैट इज 2। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करेंगे तो -7 - 5 दैट इज -12। तो डिफरेंस सेम नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज़ अभी जिस पैटर्न पे दी है, ये पैटर्न से ये अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं बन रही। और अगर ये अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं बन रही तो आप सम इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो फिर हम सेकंड वे आउट यूज़ करेंगे। सेकंड वे आउट स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपने ये जो 3 टर्म्स हैं 3 + 5 - 7, इसको एक टर्म कंसिडर करना है। फिर 9 + 11 - 13 इसको सेकंड टर्म कंसिडर करना है। 15 + 17 - 19 इसको थर्ड टर्म कंसिडर करना है, सो ऑन। अब आप क्या करेंगे, 3 टर्म्स को एक टर्म कंसिडर कर रहे हैं तो 3n टर्म्स शिफ्ट इनटू n टर्म्स। तो 3n जो है वो 1n में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आपने 3 टर्म्स को एक ही टर्म कंसिडर कर लिया। तो 5 + 3 दैट इज 8 - 7 दैट इज 1 प्लस 11 + 9 दैट इज 20 - 13 दैट इज 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो देखें 7 - 1 दैट इज 6 का कॉमन डिफरेंस इसमें बन रहा है।
7 में आप 6 प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी 12, 13। 7 में आप 6 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट, इनको भी आप सब्ट्रैक्ट करके देख लें, आपको 13 मिलेगा, प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो अब आप ये चेक कर लें कि ये एक अरिथमेटिक सीरीज होगी। अब आप इसका सम आसानी से फाइंड कर लेंगे। 4 क्वेश्चन के दोनों पार्ट में यही करना है कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसका एक ग्रुप बना देना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स का एक ग्रुप बना देना है, उससे नेक्स्ट 3 टर्म्स का एक ग्रुप बना देना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि अगर इसी तरह लिखी हैं तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं बन रही। अरिथमेटिक सीरीज नहीं है तो सम का फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ अरिथमेटिक सीरीज के लिए यूज हो सकते हैं। तो लिहाजा फिर आपने इसको पहले अरिथमेटिक सीरीज में कन्वर्ट करना है कि आपने पहली 3 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो 3 टर्म्स को 1 टर्म में शिफ्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा 3n टर्म्स शिफ्ट इनटू n टर्म्स। तो ये आपकी सीरीज बन गई। अब आपने इसको प्लस करना है। आप इसको भी चेक कर लें, ये आपका 20, 27, 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 दैट इज 32। 32 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको बस जो है वो 13 आ जाता है। तो ये आपकी टर्म। सो फर्स्ट टर्म इज 1, डिफरेंस इज 7 माइनस 1 दैट इज 6, n इज इक्वल टू n। आपने सम फाइंड करना है। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाय 2, 2a1 n minus 1 into d. So n by 2, 2a1, a1 is 1, n minus 1 into d is 6. So n by 2, 2 plus 6n minus 6. So n by 2, 6n minus 4. स्टूडेंट 2 कॉमन ले लें। So Sn is equal to 2 common, n by 2, 3n minus 2, 2 cancel, Sn is equal to n into 3n minus 2। ये स्टूडेंट इसके सम का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट जो है वो इस पैटर्न से होगा। सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन है। सीरीज थी, 3 टर्म को आपने कंबाइन करके एक टर्म कंसिडर करना है, फिर नेक्स्ट 3 को एक कंसिडर करना है, नेक्स्ट 3 को एक, इनको प्लस कर लेना है तो आपके पास 1, 7, 13 की अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। नाउ द कॉमन डिफरेंस इज सेम। 13 माइनस 7 इज अगेन 6, 7 माइनस 1 इज अगेन 6। तो उसके बाद आप सम का फॉर्मूला यूज करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लें स्टूडेंट्स। 6.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं फर्स्ट 9 क्वेश्चन तक स्टूडेंट जो है वो मैं सारे पार्ट तकरीबन कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। 5 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज हुज आर्थ टर्म इज दिस। गिवन दैट nth term is denoted by an, first term is denoted by a1, second term is denoted by a2, and similarly rth term is denoted by a small r। वो उसने हमें दी है, that is 3r plus 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और वो कह रहा है कि ये एक सीरीज है जिसकी rth टर्म है। आप इस सीरीज की फर्स्ट 20 टर्म्स को प्लस करें, उसका सम फाइंड करें। तो हमारे पास तो टर्म्स नहीं है, हमारे पास तो rth टर्म है, बट वी नीड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एटलीस्ट। तो इसलिए आप r1 लगा देंगे तो यू हैव 3 into 1 plus 1 दैट इज 4। आप rn की वैल्यू आपने बेटे पहले 1 लगा दी तो ये चीज़ आ गई, फिर आपने 2 वैल्यू लगा दी तो आपके पास 6 plus 1 दैट इज 7, फिर आपने n की वैल्यू 3 लगानी है तो a3 इज इक्वल टू 9 plus 1 दैट इज 10। When r2 3 to 6, 6 plus 1 7, फिर r की वैल्यू 3 लगाएंगे, 3 3 9 plus 1 10। क्लियर हो गया। फिर n इज इक्वल टू 4 लगा दें, a4 इज इक्वल टू
12 + 1 दैट इज 13। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो सो सीरीज is 4 + 7 + 10 + 13 + so on up to 20 टर्म्स। 20 टर्म्स तक इस सीरीज को आपने प्लस करना है। सो नाउ फर्स्ट टर्म इज 4, डिफरेंस इज 7 - 4 दैट इज 3, n is equal to 20 and Sn is need to find. So we know that Sn is equal to n/2 2a1 n - 1 into d. So S20 क्योंकि n यहाँ 20 है, so 20/2, 2 first term is 4, n is 20, d is 3. So 10 into 8 plus 19 into 3. So 10 into 8 plus 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 57, 57 plus 8 65 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड दैट इज 650। ये स्टूडेंट आपका S20 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट आपका इस तरह होगा, सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आर्थ टर्म गिवन है। 6.1 एक्सरसाइज में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि इफ़ वी हैव nth term and applying n is equal to 1 2 3 we can calculate first 4 consecutive terms। तो यहाँ हमें आर्थ टर्म दी है, उसी तरह हमने n1 लगाना है इसमें, तो आपको a1 मिल जाएगा, फिर 2 लगाएं, फिर 3, फिर एटलीस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स ज़रूर कैलकुलेट किया करें जब भी आपको सीरीज़ फाइंड करनी हो या सीरीज़ जनरेट करनी हो। जैसे ही फर्स्ट कॉन्जेक्यूटिव 4 टर्म्स आ जाएंगी तो उसको आप प्लस में लिखें तो वो सीरीज़ बन गई, और 20 टर्म्स तक प्लस करना है तो जो इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है वो लिखें और सम का फॉर्मूला यूज़ करें, और आपने S20 कैलकुलेट कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। शाबाश, नोट कर लें इसको चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 6.4 एक्सरसाइज जो है वो स्टूडेंट काफ़ी अहम है लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1। ये एक हमें सम गिवन है, ये हमें सम गिवन है और हमें क्या करना है जी, फाइंड द सीरीज। वांट टू फाइंड सीरीज, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, एटलीस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स आपको चाहिए, फिर ही आप एक सीरीज़ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें Sn गिवन है, यानी किसी सीरीज़ के सम करने का फॉर्मूला हमें गिवन है, लेकिन उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, ये नहीं मालूम। तो हमें इस Sn से टर्म्स की तरफ मूव करना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या तरीका होगा, मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ, फिर साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 1, इफ़ वी अप्लाई n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी हैव S1 1 into 2 into 1 minus 1 and that is 1, 2 minus 1 1 हो जाएगा। S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वो 1 ही हो गया। फिर N2 इन 1 अप्लाई करेंगे तो S2 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 minus 1, so 2 into 4 minus 1, 2 into 3 and that is 6, S2 is equal to 6। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। क्लियर? फिर आपने n की वैल्यू 3 अप्लाई कर देंगे इन 1, सो
S3 is equal to 3 into 2 into 3 minus 1, 3 into 6 minus 1, 3 into 5, 15, S3 की वैल्यू 15 आ गई। S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। S3 मीन सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये तीन कम से कम आपने n की वैल्यू लगाने से इक्वेशन नंबर 1 में तीन वैल्यूज S1, S2, S3 कैलकुलेट करके रख लेनी है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करें। एक सीरीज है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं 2 + 4, ये 2a1 है। तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताएं इस सीरीज में S1 क्या होगा। S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम आप जानते हैं कि सम के लिए तो एटलीस्ट 2 टर्म्स रिक्वायर्ड हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब है कि ये तो एक ही टर्म है, तो इसका तो मतलब होगा कि ये वही आ जाएगी, वो तो 2 ही रहेगा। तो इससे फिर क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है कि S1 और A1 एक्चुअली सेम ही होते हैं। S1 और A1 एक्चुअली जो है वो सेम ही वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो बेसिकली सेम ही वैल्यू होगी। तो लिहाजा इस रिजल्ट से हमें A1 इज इक्वल टू S1 मिल गया। तो आपने यहां लिखना है वी नो दैट A1 इज इक्वल टू S1, और S1 स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि दैट इज 1। तो लिहाजा A1 की वैल्यू भी 1 आ गई। इस तरह आपने सम के फॉर्मूला से फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला बना लिया। फर्स्ट टर्म का जब फॉर्मूला बन गया, फिर आपने लिखना है वी ऑल्सो नो दैट S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म A1 प्लस A2। A1 हम जर्नल सीरीज जब लिखते हैं तो उसमें A1, A2, A3 की फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम इज डिनोटेड बाय S2। S2 की वैल्यू भी स्टूडेंट हमारे पास है 6, A1 की वैल्यू भी हमारे पास है 1, और 6 माइनस 1 इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हमें सेकेंड टर्म की वैल्यू भी मिल गई। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगेन S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। S3 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 15 है, A1 1 है, A2 5 है। तो इस तरह आपको A3 की वैल्यू मिल जाएगी 5 + 1 6, so that is 15 minus 6, so A3 is equal to 9। A3 is equal to 9 हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। हमें सीरीज रिक्वायर्ड थी, required series is first term is 1 plus second term is 5 plus third term is 9। अब यहाँ से आपको डिफरेंस का भी आइडिया हो गया है। 5 - 1 दैट इज 4, 9 - 5 दैट इज 4, यानी 4 का डिफरेंस है। तो प्रीवियस टर्म में 4 को प्लस कर दें तो नेक्स्ट टर्म भी मिल जाएगी। तो एटलीस्ट 4 टर्म्स शो कर दें, तो ये सीरीज़ ही हमारा आंसर है। हमें यही सीरीज़ रिक्वायर्ड थी कि अगर SN गिवन हो तो हम उससे सीरीज़ कैसे बनाएंगे, तो वो ये पैटर्न होगा। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। सम गिवन था, हमने n की वैल्यू 1 लगा के S1 निकाला, 2 लगा के S2 की वैल्यू निकाली, 3 लगा के S3 की वैल्यू। तीन वैल्यूज़ आपने एटलीस्ट फाइंड करने के बाद आपने लिखना है वी नो दैट A1 और S1 तो एक ही बात होती है, वो मैंने बता दिया कैसे। तो आप S1 की वैल्यू 1 है, 1 लगा दिया, तो लिहाजा A1 की वैल्यू भी 1 आ गई। फिर आपने कहना है कि S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स लिख के S2 की वैल्यू भी है, A1 की वैल्यू भी है, तो इस तरह A2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली S3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, A1 + A2 + A3। तो S3 की वैल्यू लगा दी, A1 की वैल्यू लगा दी, A2 की वैल्यू लगा दी, इस तरह A3 की वैल्यू आ गई। तीन टर्म्स जब आ जाएँ तो सीरीज़ बना लें, कॉमन डिफरेंस का आइडिया लेके थर्ड टर्म में वो डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट टर्म भी लिख दें, एटलीस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स को शो कर दें, प्लस सो ऑन लिख दें, तो वो आपकी सीरीज़ बन जाएगी जो कि अरिथमेटिक सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो 6 क्वेश्चन में ये डिमांड थी, और इसको इस तरह करना ही सबसे ईजी वे होगा। इसको शाबाश देख लें, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये 7 क्वेश्चन में ये डिमांड की गई है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट सीरीज, the ratio of the sums of n terms of two different series in arithmetic progression is Sn 3n plus 2 ratio n plus 1. Find the ratio of their eighth terms. So given that Sn ये sum of n terms हो गया एक सीरीज का, S प्राइम n ये sum हो गया दूसरी सीरीज का, इनकी रेशियो वो हमें गिवन है 3n plus 2 रेशियो n plus 1। रेशियो फॉर्मेट को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये हमें रिक्वायर्ड है। और हमें इस इंफॉर्मेशन से 8th टर्म की रेशियो पे जाना है। क्लियर हो गया जी? तो हम रेशियो को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में 3n plus 2 over n plus 1। अब हम इसका फार्मूला यूज़ करते हैं। Sn के हमारे पास एक फार्मूला 3 है, एक फार्मूला 4 है। अब हमें टर्म्स पे जाना है। टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? मतलब A8 पे जाना है तो A8 का फार्मूला है A1 plus 7D। तो यानी टर्म का जो फार्मूला होता है उसमें A1 आता है और डिफरेंस आता है। तो A1 और डिफरेंस चौथे फार्मूले में यूज़ होता है, थर्ड में नहीं, इसलिए फोर्थ फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। Sn इज डिनोटेड बाय n by 2 2A1 plus n minus 1 into D ओवर, ये दूसरी सीरीज़ का सम है और उसकी टर्म्स भी n ही है तो ये n ही रहेगा 2A1 प्राइम। लेकिन A1 उसमें था, इसमें A1 प्राइम लिखने का मतलब है कि ये कोई और सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है, तो डेफिनेटली दो डिफरेंट सीरीज़ हैं तो उनकी फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होंगी। तो डिफरेंट करने के लिए इसको प्राइम डिनोमिनेटर वाले सम को प्राइम कह दिया, प्लस n minus 1 into D प्राइम। तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस इससे डिफरेंट होगा, इसलिए प्राइम में लिखा है। n क्योंकि दोनों में टर्म्स टोटल n ही लिखी हैं, इसलिए n के ऊपर प्राइम नहीं आएगा। सो 3n plus 2 over n plus 1। सो n by 2 से स्टूडेंट कैंसिल, सो वी हैव 2A1 n minus 1 into D over 2A1 prime n minus 1 D prime is equal to 3n plus 2 over n plus 1। अब स्टूडेंट हमने देखा है कि जो हमारी 8th टर्म का फॉर्मूला है दैट इज़ A1 plus 7D। A1 का कोफिशिएंट 1 होता है टर्म के फॉर्मूले में, यहाँ A1 का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कोफिशिएंट 1 बनाना है आपको। स्टूडेंट कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए टेकिंग 2 कॉमन बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये सेंटेंस जो मैं बोल रहा होता हूँ ये लिख लिया करें साथ, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 2 कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर से, तो A1 plus n minus 1 over 2, यहाँ क्योंकि 2 नहीं था इसलिए वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपने कॉमन लिया। डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन, D प्राइम हो जाए इज इक्वल टू 3n plus 2 over n plus 1। 2 कैंसिल, सो वी हैव A1 plus n minus 1 over 2 into D over A1 prime plus n minus 1 over 2 into D prime। ये आपके पास स्टूडेंट सिंप्लीफाई होने के बाद ये रिजल्ट लास्ट रह गया। अब यहाँ बहुत अहम बात है जो समझने वाली है, यहाँ से ही हम अपनी वो n की वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हम 8th टर्म पे पहुँच जाएंगे। अब हमने यहाँ देखा है कि 8th टर्म का फॉर्मूला है A1 plus 7D। हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड पे ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये 7th टर्म का फॉर्मूला बन जाए। A1 तो एज इट इज़ हमारे पास भी है, प्लस हमारे पास भी है, D हमारे पास भी है, पर D का कोफिशिएंट 7 आना चाहिए। हमारे पास D का कोफिशिएंट बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 7 नहीं है। अगर वहाँ 7 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि वो 8th टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो 7 लाने के लिए आपने क्या करना है कि खुद कर देना है पुट उसको n minus 1 by 2, इस सारे की जगह पे 7 आना चाहिए तो हमारे पास 8th टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, n minus 1 is equal to 14, n is equal to 15, ये वो n की वैल्यू आ गई है जो आप इस एक्सप्रेशन में लगा दें, इस इक्वेशन में लगा दें तो आपको 8th टर्म मिल जाएगी। इसको आप 1 इक्वेशन कह दें,
सो पुट इट इन 1, ये वैल्यू 1 में अप्लाई कर दें। A1 प्लस 15 माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी, A1 प्राइम प्लस 15 माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी प्राइम, 3 इंटू 15 प्लस 2 ओवर 15 प्लस 1। तो स्टूडेंट देखें A1 प्लस 7D ओवर A1 प्राइम प्लस 7D प्राइम इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 2 दैट इज 47 ओवर 16। A1 प्लस 7D स्टूडेंट ये A8 को कहते हैं और नीचे ये A प्राइम 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 47 ओवर 16। इसको और रेशो में लेके जाना चाहते हैं तो A8 रेशो A प्राइम, दिस इज 47 रेशो 16। ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हमें डिमांड की थी कि 8th टर्म की रेशो बताएं, जबकि आपको 2 डिफरेंट सीरीज़ के सम की रेशो दी हुई थी। तो स्टूडेंट आपने एक सीरीज़ के सम को Sn कहना है, दूसरी सीरीज़ के सम को S प्राइम n कहना है। इसको रेशो की फॉर्मेट में लिख लेना है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रेशो इसको फ्रैक्शन में लिख लें। Sn और S प्राइम n का फार्मूला सम का यूज़ करें, वो वाला जिसमें A1 और D आता है। जो वैल्यूज़ डायरेक्ट कैंसिल होगी उनको कैंसिल कर दें। फिर आपने स्टूडेंट टर्म के फॉर्मूले पे जाना है, तो A1 का कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ 2 था, दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 को कॉमन लें, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ नहीं था तो वो डिवाइड हो जाएगा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो वापस प्रीवियस स्टेप बन जाता है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक है ये चीज़। 2 से कैंसिल होने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब ये फॉर्मूला A8 का बनने के लिए D का कोफिशिएंट 7 होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास D का कोफिशिएंट है n-1/2। तो आपने फिर खुद n-1/2 को 7 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि हमें उस जगह पे 7 चाहिए। 7 क्यों चाहिए? ताकि वो A8 बन सके। उससे फिर जो n की वैल्यू आएगी वो आप वापस 1 में लगा दें तो ऑटोमेटिकली वो A1 प्लस 7D बन जाएगा। और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 लगाने से आपको 8th टर्म की रेशो मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर आपको 9th टर्म की रेशो कह दी जाए तो 9th टर्म का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 8D। तो फिर आपने सारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 तक ऐसे ही करना है। n-1/2 को 8 के इक्वल रख लेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो 9th टर्म की रेशो होगी। 9 के इक्वल रख लेंगे तो वो 10th टर्म की रेशो होगी। इस तरह आपको इस फॉर्मूले को डिफरेंट रेशोज ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसको कंप्लीट कर लें, नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।